Hello and welcome again in the series of lectures on network theory. We are discussing network theorem and the topic is Thevenin's theorem. ये problem है 9.17 chapter number 9 in your book Van Valkenburg. Problem says for network show that equivalent Thevenin's network is represented by V theta equals to V1 upon 2 1 plus A plus B minus AB and Z theta equals to 3 minus B upon 2 where V theta is nothing but VTH and Z theta is nothing but RTH. ये सर्किटरी हमको गिवन है। इस सर्किटरी में हमको थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करना है और किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, VTH की वैल्यू को और RTH की वैल्यू को। लेकिन आपको प्रॉब्लम में पहले से ही VTH और RTH कैलकुलेट करके दिया हुआ है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम आपको प्रूफ करना है VTH और RTH कैलकुलेट करके कि VTH की वैल्यू इतनी आती है और RTH की वैल्यू इतनी आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इस प्रॉब्लम को, ये कौन से कैटेगरी का प्रॉब्लम है, कौन से केस में फॉल करेगा, केस 1 पे, केस 2 पे या केस 3 पे। केस 1 मैंने क्या बताया था, टोटल इंडिपेंडेंट जहां पे सोर्सेस हों, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। केस 2 क्या, जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मिक्स हो। और केस 3 क्या, जिसमें सब के सब डिपेंडेंट हो। तो ये केस 2 का है प्रॉब्लम। इसमें ये जो V1 है वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज है, लेकिन ये जो AV1 है और ये जो BI1 है ये डिपेंडेंट सोर्सेस है। तो इसमें डिपेंडेंट सोर्स भी है और इंडिपेंडेंट सोर्स भी है। जब भी इस तरीके का केस आता है, जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों होते हैं हमारे सर्किट में, तो VTH का कैलकुलेशन तो वैसे ही होता है जैसे हम नॉर्मली VTH को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन RTH के कैलकुलेशन में हमको क्या करना पड़ता है, ये जो RL हम रिमूव करके यहाँ से जब हम ओपन करके यहाँ पे RTH का कैलकुलेशन करेंगे तो हमको कोई एक कांस्टेंट वोल्टेज या करंट सोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जिसको हम VDC या IDC या फिर V0 या I0 बोलते हैं। हमने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं VTH को। तो हमने ओपन कर लिया RL को। RL VTH इज नथिंग बट द ओपन सर्किट वोल्टेज VOC। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन प्रीवियस केस एज वेल। यहाँ से हम VTH कैलकुलेट करना स्टार्ट, क्योंकि हमने इसको ओपन कर दिया इसलिए I की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई। पहले लूप में हम क्या करेंगे, KVL को अप्लाई करेंगे। अब दो लूप दिख रहे हैं हमको यहाँ पर, ये एक हमारा ये लूप हो गया और ये हमारा ये लूप हो गया, ये मैश और ये दूसरा मैश। इस मैश में हम क्या करेंगे, इनपुट लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे। तो ये KVL अप्लाई करने के बाद इस तरीके से इक्वेशन आएगा, I1 इंटू 1, ये यहाँ से प्लस I1 इंटू 1 प्लस AV1। यहाँ पे KVL अप्लाई किया हमने अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द I1 विच इज गिवन इन द प्रॉब्लम। यहाँ से मुझे V1 इक्वल टू दिस और यहाँ से मुझे I1 की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से I1 निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग I1 फ्रॉम फर्स्ट लूप। क्योंकि मैं देखता हूँ कि सेकंड लूप में जब मैं जाऊंगा तो ये BI1 नाम की चीज दी हुई है। ये जो I1 है इसको मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये I1 मुझे कहाँ से मिल सकता है, इनपुट लूप से मिल सकता है। तो मैंने इनपुट लूप से I1 को कैलकुलेट कर लिया है और अब मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करके BI1 का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। आउटपुट लूप में हम जब अप्लाई करते हैं किसको, KVL को, तो ये तो 0 हो गया क्योंकि करंट यहाँ पे 0 है। ये हो गया मेरा BI1, ये I1 BI1 और ये हो गया I1 इंटू 1 मतलब I1 प्लस AV1 इक्वल्स टू VOC। VOC इज नथिंग बट VTH। अब यहाँ पे मुझे I1 की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। यहाँ से मैंने I1 की रिप्लेस किया वैल्यू को और इसको सॉल्व किया। इसको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमको क्या प्रूफ करना था, तो यही प्रूफ आपको निकल के आता है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट एक साथ है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसको केयरफुली सॉल्व करना है। और जब भी आपको प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना इसलिए इजी होता है क्योंकि हमको पता होता है कि हमको क्या प्रूफ करना है, बस हमको सही डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अब Z थीटा या RTH कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा RTH है। RTH कैलकुलेशन करते समय क्या रूल है कि हम इंडिपेंडेंट सोर्सेस को क्या कर देते हैं, टर्न ऑफ कर देते हैं। अगर वोल्टेज हो तो उसको शॉर्ट और करंट हो तो उसको ओपन। तो आपको ध्यान होगा यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स था, उसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। लेकिन डिपेंडेंट सोर्सेस को आप ऑफ नहीं कर सकते, रिमेंबर ऑलवेज। लिखा है यहाँ पे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ RTH V1 इज शॉर्ट सर्किटेड एंड हेंस डिपेंडेंट सोर्सेस AV1 ऑल्सो बिकम 0। अच्छा, अब आपने क्योंकि यहाँ पे V1 को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है, AV1। तो AV1 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि V1 शॉर्ट हो गया। जब V1 ही नहीं रहेगा तो AV1 की क्या वैल्यू है फिर। इसलिए आप इसको भी क्या कर दोगे, नेक्स्ट डायग्राम बना के इसको भी 0 कर दोगे। मतलब आपके पास सिर्फ एक ही डिपेंडेंट सोर्स बचेगा, वो क्या बचेगा, BI1। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखा भी हुआ सेकंड पॉइंट में, नाउ सिंस ओनली डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल वी विल अप्लाई अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स वी नॉट टू कैलकुलेट द आरटीएच। तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल में एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर देंगे जिसको हम बोल रहे हैं वी नॉट, और कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे किसको, आरटीएच को। तो हमने आरटीएच अप्लाई, आरटीएच के लिए आरटीएच क्या होगा, वी नॉट अपॉन आई नॉट। तो हमने यहाँ पे वी नॉट अप्लाई किया, इसकी वजह से यहाँ पे एक आई नॉट फ्लो हो रहा है। ये दोनों जो हैं वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, आपके पास ये दो रेजिस्टेंसेस हैं और इस तरीके से हमको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, फिर हमने केवीएल अप्लाई किया, केवीएल अप्लाई किया यहाँ पे। केवीएल अप्लाई करने के बाद आई नॉट की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट कर लिया केवीएल अप्लाई करके। ठीक है, देखिए यहाँ से I1 की वैल्यू आ गई, I1 इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस आई नॉट अपॉन टू। यहाँ पे कहाँ पे केवीएल अप्लाई किया आपने, ये वाले लूप में, ये वाले लूप में केवीएल अप्लाई किया। तो I1 इंटू वन है ये, दिस इज I1 इंटू वन, और ये वन है, इसके अक्रॉस दो करंट आ रहे हैं, एक तो I1 आ रहा है और यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है, आई नॉट आ रहा है। पिछले केस में ऐसा नहीं था, पिछले केस में यहाँ पे क्योंकि ओपन सर्किट था इसलिए आपने इस करंट को क्या किया था, इग्नोर किया था, उसको जीरो लिया था। लेकिन इस बार जब आपने वी नॉट कनेक्ट किया है तो यहाँ से आपको आई नॉट की वैल्यू मिल रही है। तो ये आई नॉट यहाँ पे फ्लो हो रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, आई वन आ रहा है। वन इज कॉमन बिटवीन बोथ द करंट्स, तो ये हो गया आई वन प्लस आई नॉट, और ये आई वन जो है वो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। तो आपको यहाँ से आई वन की वैल्यू मिल गई। जैसे ही आपको आई वन की वैल्यू मिली, अब इस लूप में आपको केवीएल लगाना है और ये आई वन को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, जैसे हमने पिछले केस में किया है। हमने कुछ नहीं किया, हमने फिर से लूप अप्लाई किया, ये लूप अप्लाई किया हमने, ये है आई नॉट इंटू वन प्लस बी आई वन प्लस आई वन प्लस आई नॉट इंटू वन। ठीक, तो ये हो गया वो, और ये आई वन जहां जहां पे भी है आप उसको वहां वहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे जो आपने ये आई वन की वैल्यू निकाली है। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, आपको 3 माइनस बी अपॉन टू इंटू आई नॉट मिलेगा। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था हमको प्रॉब्लम, यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हो गया आरटीएच, हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, इतनी वैल्यू आती है, वी ए नॉट अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू 3 माइनस बी। अब ये आई नॉट को नीचे ले आइए, अगर आरटीएच निकालना है तो ये वी नॉट, ये अपॉन आई नॉट कर देंगे, तो वी नॉट अपॉन आई नॉट क्या होगा, आरटीएच होगा। तो आरटीएच इज नथिंग बट 3 माइनस बी अपॉन 2। ओके, 9.18 सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो रिपीटेटिवली उसी तरीके के हैं। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये फिर से डिपेंडेंट सोर्स, दो डिपेंडेंट सोर्स और एक इंडिपेंडेंट सोर्स, जैसा हमने पिछली बार भी कैलकुलेट किया है। हमको फिर से थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क फाइंड आउट करना है, मतलब वीटीएच और आरटीएच की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आरएल को रिमूव कर देता हूँ, आरएल को तो रिमूव करना ही पड़ेगा, लोड रेजिस्टेंस को, जब तक मैं लोड रेजिस्टेंस को रिमूव नहीं करूंगा तब तक मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा किसको, वीटीएच और आरटीएच को। ठीक है, तो इसको रिमूव कर दिया मैंने। रिमूव करने के बाद मैं देखता हूं कि मेरे पास एक वोल्टेज है जिसको मैं बोल रहा हूँ V2, और V2 ही वो वोल्टेज है जो VTH है। क्यों ऐसा, क्योंकि जैसे ही मैंने इस सर्किट को यहाँ से ओपन किया, मतलब अगर मैंने RL को हटा दिया तो मेरे पास एक वोल्टेज है जो V2 है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज इज नथिंग बट इक्वल टू V2, तो V2 कैन बी रिटन एज VTH एंड कैन बी रिटन एज VOC। ठीक है, अब क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया इसलिए I2 की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी, ये दूसरी चीज है। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड वाले सर्किट में आपके पास I1 है। I1 कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा। तो जैसा पिछला प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, इनपुट लूप से हमने क्या कैलकुलेट किया था, I1 को, वैसे ही हम यहाँ से I1 कैलकुलेट करेंगे और इसको रिप्लेस करेंगे ये वाले आउटपुट सर्किट में। ठीक है, या लूप 2 में कह सकते हैं आप। चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, यहाँ पे जो K1 V2 है, ये K1 V2 है, इसको हम लोग K1 इंटू VTH भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि अभी अभी हमने देखा कि V2 इज नथिंग बट VTH। तो ये जो डिपेंडेंट सोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, V2 की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, और V2 को हमने अभी अभी लिखा VTH। सो वी कैन राइट K1 V2 कैन बी रिटन एज K1 इंटू VTH। लूप 2 से अगर मैं VTH निकालने की कोशिश करूं, अगर लूप 2 से मैं VTH निकालूं तो कैसे निकलेगा VTH, लूप 2 से VTH निकालना है, मतलब मुझे ये V2 को फाइंड आउट करना है। अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड आउट V2 इफ आई वांट टू कैलकुलेट द VTH। ठीक है, तो मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप को कैलकुलेट कर लूंगा। कौन कौन से करंट सोर्स हैं जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ रहे हैं, एक ये करंट है I2 और एक ये करंट है सोर्स K2 इंटू I1। लेकिन अभी अभी हमने ये पढ़ा या देखा कि अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो I2 की वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती। आपके पास एक ही करंट है, देखो, जो इधर से फ्लो हो रहा है, इस तरफ फ्लो हो रहा है।
ठीक है। सो दिस करंट K2 इंटू I1 इंटू R2, K2 इंटू I1 इंटू R2, ठीक है। तो K2 इंटू I1 इंटू R2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, VTH मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए माइनस साइन क्यों आया, वाई देयर इज अ माइनस साइन, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। कन्वेंशनली करंट कहाँ से फ्लो होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, प्लस ऊपर लोगे माइनस नीचे लोगे, ये टू पोर्ट के कन्वेंशन है ना, ये टू पोर्ट ही है, ये पहला पोर्ट है और ये दूसरा पोर्ट है। तो टू पोर्ट का कन्वेंशन के हिसाब से करंट ऐसे फ्लो होता है। यहाँ करंट का डायरेक्शन कैसे है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, माइनस ले लिया। तो माइनस K2 इंटू I1 इंटू R2। अब जो I1 की वैल्यू है उसको मुझे लूप 1 से लानी है, तो लूप 1 में चला जाता हूँ मैं और कैलकुलेट करता हूँ अगेन KVL के थ्रू। और KVL के थ्रू जब मैं जाऊंगा तो ये है भाई VS इक्वल्स टू I1 इंटू R1 प्लस K1 इंटू V2, और V2 की जगह मैंने सीधे सीधे VTH लिख दिया, ठीक है। और फिर वहां से कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से VTH के टर्म्स में, यहाँ से वैल्यू आ गई और वैल्यू आने के बाद उसको सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जब हम फर्दर सॉल्व करते जाएंगे VTH वाले इक्वेशन से रिलेट करके, आप VTH की वैल्यू को इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी वैल्यू को, VTH की वैल्यू को, ठीक। अब हमको RTH कैलकुलेट करना है, तो फिर से वही क्या करेंगे फिर से हम जो फाइनल आउटपुट है, हमारा जो आउटपुट पोर्ट है उसमें V0 को अप्लाई करेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि लोड हटा के जब हम V0 अप्लाई करते हैं तो जो जैसे VTH था जिसको हमने VOC बोला था, इस बार वो क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा। तो जहां पे आपने केवल, क्योंकि V2 ही क्या था, VTH था, अब आप VTH को हटा दिया है आपने, अब वहां पे आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, V0 अप्लाई कर रहे हैं, तो V2 ही क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा। तो लूप 1 में जब हम K1 इंटू V2 जहाँ पे दिया हुआ है हमारे न्यूमेरिकल में, और जब पिछली बार हमने इसको VTH पुट किया था, इस बार हम इसको क्या पुट करेंगे, V0 पुट करेंगे। रीजन बीइंग सिंपल, क्योंकि आउटपुट में इस बार आप क्या वोल्टेज ले रहे हो, एक कांस्टेंट वोल्टेज ले रहे हो जिसकी वैल्यू को आप V0 बोल रहे हो, तो वही आपका क्या होने वाला है, V2 की वैल्यू होने वाली है। तो यहाँ से हमको I1 मिल जाएगा लूप 1 से। लूप 1 से हमने I1 को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब लूप 2 में गए, लूप 2 में जाने के बाद अब हमने KCL अप्लाई कर दिया यहाँ पे। क्यों KCL अप्लाई किया, क्योंकि जैसे ये देखो ये सर्किट है, यहाँ से I0 फ्लो हो रहा है, ये आपने V0 अप्लाई किया है, ठीक है। V0 अप्लाई करने के बाद यहाँ से I0 फ्लो हो रहा है, तो ये 3 पैरेलल लेग दिख रहे हैं आपको, इसके अक्रॉस KCL अप्लाई करना ज्यादा इजी है, ठीक है। ये नोड से आउट गोइंग है, तो ये हो गया K2 इंटू I1 प्लस ये V0 अपॉन ये V0 वोल्टेज इसके ऊपर आ जाएगा, अपॉन ये वैल्यू क्या है, R2, और यही एक करंट है जो इनकमिंग है, इसलिए हमने इसको इस तरफ ले लिया I0 अकॉर्डिंग टू दी रूल ऑफ द KCL, ठीक है। I1 की वैल्यू को हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन में, जो कि हम हमेशा करेंगे इस तरीके के प्रॉब्लम में। और कैलकुलेट क्या करना है फिर हमको, V0 अपॉन I0, क्योंकि V0 अपॉन I0 ही क्या होगा, RTH होगा, ठीक। तो इसको फर्दर हमने सॉल्व किया और V0 अपॉन I0 को कैलकुलेट किया। सॉल्व करने के बाद इस तरीके का सॉल्यूशन आपको मिलेगा RTH के लिए। तो ये हो गई V0 अपॉन I0 की बात, और हमने RTH को कैलकुलेट कर लिया। दिस इज दी प्रॉब्लम नंबर 9.18। सिमिलर तरीके के प्रॉब्लम है, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, और वैसा ही ये प्रॉब्लम है 9.19। तो 9.17, 9.18 और 9.19 में कंसेप्ट जो है वो हमारा सेम रहने वाला है, सिमिलर रहने वाला है। तो एक प्रॉब्लम का कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आप दूसरे प्रॉब्लम को इजीली क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो अगर मिस हुआ तो फिर आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान में रखना है कि जब भी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमको देख लेना है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स हैं क्या, उसकी पोजीशनिंग है, और VTH RTH को कैसे कैलकुलेट करना है। इस प्रॉब्लम में भी कुछ नहीं रखा हुआ है, इसमें भी हमको VTH RTH निकालना है। अब देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए आउटपुट में RL के साथ एक करंट सोर्स भी दिया हुआ है, बट हमको पता है जब हम VTH या RTH का कैलकुलेशन करते हैं तो लोड में जो भी चीजें होती है उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर RL के साथ ये IC या IE जो भी दिया हुआ है करंट सोर्स, उसको हम क्या करेंगे, इसको आप क्या करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि VTH क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज, और RTH भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम लोड को रिमूव कर देते हैं। तो लोड में जो भी चीजें रहेंगी उसको आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और VTH RTH को कैलकुलेट करेंगे। बाकी सेम होने वाला ये प्रॉब्लम, यहाँ से एक वैल्यू आएगी, यहाँ पे उसको रिप्लेस करना है। क्यों, क्योंकि देखिए अल्फा आई इंटू आई लिखा हुआ है, और आई कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो वही VTH कैलकुलेट कर लेंगे। VTH कैलकुलेट करते समय कुछ नहीं है,
ये है आपका I1, ये है आपका I1 इंटू R1, ये R1 है, ठीक है, और ये है -V1 क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए यहाँ से करंट माइनस एंटर कर रहा है और यहाँ पे इसको प्लस माइनस लेके चलते हैं हम रेजिस्टेंस को, तो माइनस एंटर करेगा तो माइनस और ये प्लस एंटर करेगा तो प्लस। तो यहाँ से आपको I की वैल्यू मिल गई, I क्या मिल गई, V1 अपॉन R1। अब लूप 2 में गए, लूप 2 में हम देखते हैं कि हमारे पास एक ही करंट सोर्स है और इसको अगर इस रेजिस्टेंस के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, VOC या VTH मिल जाएगा। वही मैंने किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो VTH इक्वल्स टू क्या हो गया, -RB इंटू अल्फा इंटू, ठीक है। तो यहाँ से इस वैल्यू को मिल गई मुझे, यहाँ से वैल्यू I की वैल्यू V1 अपॉन RA जो है, ये RA है या R1 है भाई, RA है, ये RA एंड RB, R1 R2 नहीं, RA एंड RB, ठीक है। तो यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस कैलकुलेशन को कर लेंगे। अगेन RTH के लिए भी हम लोग सेम काम करने वाले हैं जो अभी तक करते आए हैं। क्या करेंगे हम, आउटपुट में क्या अप्लाई करेंगे, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स V0 अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगा जिसको हम बोलेंगे I0। अब आप देख सकते हैं क्योंकि हम RTH का कैलकुलेशन करेंगे तो हम जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको टर्न ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं क्योंकि इनपुट में कोई वोल्टेज है ही नहीं, जब इनपुट में कोई वोल्टेज है ही नहीं तो करंट की वैल्यू भी क्या मिलेगी, मुझे जीरो मिलेगी। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है ना, वोल्टेज एब्सेंट हो गया इस इनपुट लूप में, इसलिए करंट की वैल्यू भी क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको जीरो मिलेगी, ठीक। I इंटू आर इक्वल्स टू जीरो, सो I इक्वल्स टू जीरो, आर जो है वो शॉर्ट हो जाएगा यहाँ से। अब केवीएल लगाइए आप यहाँ पे, कहाँ पे, आउटपुट में। जब आप आउटपुट में केवीएल लगाएंगे तो ये बड़े वाले सर्किट में केवीएल, क्यों बड़े वाले सर्किट में केवीएल लगा रहे हैं, देखिए टोटल करंट अगर मैं यहाँ से देखूं कितना एंटर कर रहा है, I0 दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहला पार्ट क्या है, अल्फा I इंटू आई, तो दूसरा पार्ट क्या होगा इसके अक्रॉस, I0 माइनस अल्फा इंटू आई ऑब्वियसली। और अगर मुझे V0 निकालना है तो सिंपल कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, जो करंट मिल रहा है मुझे आरबी के क्रॉस वही मेरी वैल्यू होगी V0 की, इज इट नॉट। तो V0 कैन बी रिटर्न एज, ये जो रेजिस्टेंस है RB मल्टीप्लाइड बाई जो करंट RB के क्रॉस फ्लो हो रहा है। और हमको पता है कि जब हम पैरेलल लेग में वोल्टेज लेते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है पैरेलल सर्किट में। मतलब ये जो V0 है ये यहाँ पे भी उतना ही है और यहाँ पे भी उतना ही है, क्यों, क्योंकि बीच में यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है। इसलिए पैरेलल लेग्स में जब बीच में यहाँ पे कंपोनेंट नहीं होता है हमेशा वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सिमिलर। तो मुझे इस रेजिस्टेंस से मतलब है और उसके अक्रॉस कितना करंट है उससे मतलब है। अगर ये दोनों वैल्यू मुझे मिल जाती है तो मुझे V0 पता चल जाएगा। वही मैंने किया है निकालने के लिए, सिंपली मल्टीप्लाई किया, V0 अपॉन I0 किया और मुझे RTH की वैल्यू मिल गई। जैसे ही मिली RTH की वैल्यू, क्या मिली, RB, और ये थी VTH की वैल्यू, तो मैंने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया। अब जो मर्जी यहाँ पे लोड दिया हो वो तो डिफरेंट कंडीशन है, वो डिपेंड करेगा कि क्या आपको एनालिसिस करना। तो ये है हमारा प्रॉब्लम 9.19, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है हम उसको यहीं पे एंड करते हैं। हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, तीनों ही सेम पैटर्न के न्यूमेरिकल हैं। तो जब आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ कंसेप्ट से मतलब होना चाहिए कि किस तरीके से वो सॉल्व हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आप कंसेप्ट समझ जाते हैं VTH RTH निकालने का, आपको पता चल जाता है कि आपको V0 I0 कैसे लेना है, RTH निकालते समय डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉम्बिनेशन कैसे लेना है। केयरफुली ध्यान रखना है कि कौन सा डिपेंडेंट सोर्स आपके इंडिपेंडेंट को ऑफ करने के बाद ऑफ हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि बाई मिस्टेक हमने अगर इंडिपेंडेंट सोर्स को ऑफ किया और हम डिपेंडेंट को ऑफ करना भूल जाते हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।